नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल में। और हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अभी एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 11 का लास्ट पार्ट। ठीक है, इससे पहले इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी, हर्षा डायनेस्टी और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उनके राज्य कवि हरिसेन, रवि कीर्ति और बाणभट्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। हेनसांग के बारे में भी हम लोग पढ़ा था। वंशावली भी सबकी हमने देखी थी। ठीक है, हमने समुद्रगुप्त के बारे में जाना था कि कैसे वो बीना बजाते थे और उन्होंने जो अभियान किया, ठीक है, जो युद्ध लड़े, उसके कारण उनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक, चलिए ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ ली, आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है हमारा सेना। ठीक है, एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा जो है वो पुराने तरह का ही सेना रख रहे थे, जिसमें हाथी होते हैं, रथ होता है, घोड़सवार होते हैं, घोड़े होते हैं, पैदल सैनिक होता है और पूरी की पूरी सेना होती है। ठीक है, लेकिन कुछ जो राजा थे वो सेना नायक भी रखते थे। सेना नायक जो क्या करते थे, वो सैनिक सप्लाई करते थे, ज़रूरत पड़ने पे जब युद्ध का टाइम आता था तो मदद कर देते सैनिक से राजा को। ठीक है, सेना नायकों को वेतन नहीं दिया जाता था, इनको ज़मीनें मिलती थी राजा की तरफ से और उसी से ये टैक्स वसूलते थे, कर वसूलते थे, जिससे ये अपना जो है सेना का और घोड़ों का, उसके अलावा जो भी युद्ध का खर्चा होता था, जैसे कि युद्ध के लिए हथियार बनाना या किसी भी तरह का कोई काम, तो उसका भी खर्चा ये इसी ज़मीन के टैक्स से निकाला करते थे। ठीक है, इन लोगों को सामंत कहा जाता था। ठीक, यही लोग सामंत कहलाए। और जब राजा कमज़ोर हो जाते थे, कभी भी ऐसा मौका आता था कि राजा अब मजबूत नहीं है, ठीक है, उनका पकड़ जो है छूट रहा है इन सामंतों से, तो ये सामंत फिर क्या हो जाते थे, स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे या स्वतंत्र हो जाते थे, राजा को ही रिप्लेस कर देते थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण के राज्यों में सभाएं अगला टॉपिक है हमारा। तो देखिए क्या है कि पल्लवों के अभिलेख से हमको मिलता है कि दक्षिण के राज्यों में सभाएं होती थी। सभा जो होती थी, जैसे कि ब्राह्मण भूस्वामी जो होते थे, जिनके पास ज़मीनें होती थी, ठीक है, दान में मिले होते थे राजाओं से, तो वो क्या करते थे, एक तरह का संगठन बनाते थे और संगठन जो है उसी को सभा कहते थे। और इस सभा की एक समिति होती थी, उप समिति होती थी। ठीक है, उप समिति, तो ये क्या करती थी, ये सिंचाई का काम करती थी, उस राज्य के अंदर खेती का काम करती थी, ठीक है, देख रेख करती थी मतलब, और सड़क निर्माण का काम करती थी, मंदिरों की रख रखाव का काम करती थी। ये सारी चीज़ें जो है वो उप समिति करती थी, जो ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा का एक मतलब पार्ट होता था, एक भाग होता था। ठीक, उसके अलावा यहाँ गैर ब्राह्मण जो होते थे, यानी जो ब्राह्मण नहीं होते थे फिर भी वो जिनके पास ज़मीनें होती थी, ठीक है, उनको ऊर कहा जाता था। ऊर याद रखिएगा, ये दक्षिण भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, दक्षिण राज्यों की बात कर रहे हैं। ठीक, और व्यापारियों का जो संगठन होता था उसको हम लोग नगरम कहते थे। ठीक है, नगरम। और इन सभाओं में जो है अमीर भूस्वामी जो जिनके पास ज़मीन होती थी काफ़ी, और व्यापारी जो होते थे अमीर, उन्हीं लोगों का नियंत्रण होता था, कंट्रोल होता था इन सभाओं के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उस समय आम लोगों की क्या कंडीशन थी, आम लोगों के बारे में कैसे पता चलता है, तो आम लोगों के जीवन के जो है जानकारी हमें नाटकों और कुछ स्रोतों से मिलती है। ठीक है, जैसे किसी भी तरह का अगर कुछ हमको कहीं पे जानकारी मिलता है कि कोई आम आदमी ही कोई कविता रचता है, तो उससे भी हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, बाकी इसमें कालिदास जो है वो प्रोमिनेंट है, वो नाटक रचते थे और वो उनका जो है नाटक में एक बड़ा अच्छा ये होता था कि वो दो भाषाओं का यूज़ करते थे। ऐसे तो संस्कृत में ही नाटक रचते थे, लेकिन जो उनके अंदर, उनके पात्र के अंदर जो राजा होते थे या ब्राह्मण होते थे, ठीक है, वो संस्कृत बोला करते थे उनके नाटक के अंदर। ठीक, बोलने वाले होते थे, उनको संस्कृत में बोलता हुआ दिखाया गया है। ठीक है, नाटक के अंदर। बाकी लोग जो आम लोग होते थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे। इसमें औरतें भी होती थी जो प्राकृत भाषा बोलती थी। उनकी एक बहुत ही फेमस जो है नाटक है और उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, ये नाटक जो है एक मछुआरे के साथ बुरा व्यवहार दिखाया गया है इस नाटक के अंदर। और नाटक बेसिकली कहानी ये है कि राजा दुष्यंत है, ठीक है, वो एक दिन जो है जंगल में निकलते हैं शिकार करने के लिए। वहाँ फिर उनको जो मिलती है युवती, उनका नाम होता है शकुंतला। ठीक है, वो किसी ऋषि की जो है पुत्री होती हैं, तो उन पे ये मोहित हो जाते हैं और फिर प्रेम जो है इनका आगे बढ़ता है। अब प्रेम आगे बढ़ता है तो ये लोग गंधर्व विवाह कर लेते हैं। गंधर्व विवाह करने के बाद किसी कारण राजा को महल लौटना होता है, वो महल लौट जाते हैं, लेकिन लौटने से पहले वो उनको एक मुद्रिका देते हैं शकुंतला को कि अगर आप आओ या मैं ना लौट पाऊँ, अगर आप राजमहल पहुँचो तो ये दिखाना, फिर अंदर आप प्रवेश आसानी से कर जाओगे और मुझसे मिल लेना। ठीक है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन बहुत दिन बीत जाते हैं, एक दिन ये ख्यालों में खोई रहती हैं राजा दुष्यंत के, तो उसी समय जो है ऋषि दुर्वासा वहाँ से गुजरते हैं, आते हैं।
वो सेवा के लिए पुकारते हैं लेकिन ये नहीं सुनती है। तो नहीं सुनती हैं तो इस वजह से ऋषि को लगता है कि इनकी उपेक्षा करें, अपमान कर दिया, ठीक है। तो इस कारण जो है ऋषि क्रोध में आ जाते हैं। दुर्वासा ऋषि ऐसे भी क्रोध के लिए फेमस है, तो मतलब पुराणों में, महाभारतों में फेमस है, ठीक है, महाभारत में फेमस है। तो वो क्या करते हैं, इनको श्राप दे देते हैं। श्राप ये देते हैं कि जिसके भी तुम ख्यालों में खोई हो वो तुमको भूल जाएगा, ठीक। बहुत मिन्नत और बहुत माफ़ी ये सब मांगने के बाद क्या होता है कि वो कहते हैं ठीक है, अगर कोई निशानी होगी तुम्हारे पास दिखाओगी तो वो फिर याद आ जाएगा उनको, ठीक। तो इसी तरह का चीज़ होता है। वो फिर जाती है, ठीक ना, उनसे मिलने के लिए। तो रास्ते में क्या होता है कि दुर्घटना होती है और उसमें जो है वो अंगूठी वो नदी में गिर जाता है, ठीक है। बिना अंगूठी के ही वो पहुँचती है राजमहल, मिलती है, लेकिन उनको नहीं पहचान सकते हैं श्राप के कारण। कौन? दुष्यंत नहीं पहचानते हैं। फिर वो निराश होकर वो जंगल की तरफ आ जाती है, ठीक। अब क्या होता है कि एक मछुआरे को उनकी अंगूठी मिलती है मछली के पेट से, और वो जो है राज चिन्ह होता है, इसलिए वो उसको लेके जो है महल की तरफ जाता है। और महल में जाता है तो द्वारपाल ही उसको रोक लेता है और कहता है कि ये जो तुम अंगूठी लिए हो ये तुमने चोरी की है, ठीक है। चोरी का इल्ज़ाम लगाता है। फिर जो मुख्य पुलिस रहता है वहाँ का, वो भी उसको पकड़ता है चोरी के इल्ज़ाम में, और फिर उसको ले जाके मतलब राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा उस अंगूठी को देखता है और फिर पहचान जाता है, सारी बातें याद आ जाती है। तो वो खुश होता है तो इनाम देता है और उसको छोड़ भी देता है, ठीक है, मछुआरे को। लेकिन इनाम के लालच में जो ये द्वारपाल होते हैं और जो मुख्य पुलिस होता है वो उनके पीछे पीछे चल जाते हैं कि किसी तरह इससे जो इनाम की राशि है वो झपटी जाए, ठीक है। उसके पीछा करते हैं कहाँ तक? शराब खाने तक। यही थोड़ा उल्लेख दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। बाकी फिर दुष्यंत जो है वो जाते हैं, शकुंतला से माफ़ी मांगते हैं और फिर उनको लेके आते हैं। फिर उनसे जो है एक पुत्र होता है भरत नाम का, और भरत के ही नाम पे हमारे देश का नाम है भारत, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में है चीनी यात्री जो फाहियान थे, उन्होंने एक वर्णन दिया है, ठीक। और फाहियान जो है वो लिखते हैं कि शहर से बाहर रहते थे कौन लोग? अछूत लोग, जो शूद्र कहलाते थे, अछूत कहलाते थे, वो शहर से बाहर रहते थे। और जब कभी उनको शहर में या बाज़ार में आना होता था तो वो लकड़ी पीटते थे, ठीक है, लकड़ी बजाते थे और सूचना देते थे कि हम आ रहे हैं तो हमको रास्ता दिया जाए। फिर रास्ता दिया जाता था और वो फिर चले जाते थे, बिना किसी, ऐसा ना हो कि किसी को छू दे, इस कारण से वो लकड़ी बजाया करते थे। तो इस तरह का वर्णन जो है फाहियान ने उस समय जो देखा और अपना बताया, ठीक है, लिखा। इसके अलावा राजा की सेना के बारे में लिखते हैं बाणभट्ट। तो बाणभट्ट लिख रहे हैं, इसका मतलब वो हर्ष की सेना के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। तो हर्ष की सेना में क्या होता था कि वो कभी कभी निकलती थी ऐसी ही किसी टूर पे, ठीक है। तो वो गांव घूमती, मतलब गांव से गुजरती थी, ठीक है। तो बहुत सारा सामान लेके गुजरती थी। उसमें बहुत सारे सामान होते थे, खाने पीने से लेके, ठीक है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, संगीतकार हैं, तो ये सब चीज़ें होता। तो खाने पीने का इतना सामान होता था, जिसमें बकरी होती थी, खरगोश होता था, ठीक है, सब्जियां होती थी, मुर्गियां होती थी, फल होते थे, और फिर मसाले। ये पूरा सामान वान जो है बैलगाड़ी, हाथी के ऊपर, घोड़े के ऊपर, सब के ऊपर लाद के एकदम लाद के पूरी सेना निकलती थी। बहुत दिन तक ये जो है काफिला चलता रहता था। तो जिस भी गांव से ये गुजरते थे, ठीक है, राजा बहुत सारा सामान लेके यात्रा करते थे, जिसमें हथियार, बर्तन, खाना पीना और जानवर शामिल थे। सेना के साथ संगीतकार यानी ढोल नगाड़े बजते थे, ठीक है। जिस भी रास्ते से गुजरते थे और रास्ते में जो गांव पड़ता था, उस गांव को जो है इस सेना का स्वागत करना पड़ता था, ठीक है। स्वागत मतलब आओ भगत करना पड़ता था। इसी दौरान ये होता था कि कभी हाथी जो है उनके घरों, झोपड़ियों को कुचल देते थे, या खेत में ही घुस जाते थे, पूरा का पूरा फसल बर्बाद कर देते थे। और इस तरह जो है पूरा का पूरा जो माहौल है वो धूल धूल हो जाता था। इसलिए लिखते हैं बाणभट्ट कि पूरी दुनिया जो है वो धूल से भर जाती थी, ठीक। और इस कारण जो है जब इस तरह का हुड़दंग मचता था, ठीक है, झोपड़ियाँ टूट जाती थी, हाथी एकदम बेकाबू हो जाते थे, तो जो उनके मवेशी थे, ठीक है, गांव वालों के, वो भी भाग जाते थे, ठीक, डर के भाग जाते थे। तो बेसिकली बाणभट्ट का ये है, और यही है डिस्कशन। लास्ट पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। अगर डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक। और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा लिंक पिछले वीडियो का, वो भी आप देख लें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।